हेलो दोस्तों। मेरा नाम है ब्रजेश और रियल फिजिक्स के मैट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लैक होल्स एंड वाइट होल्स। ये एक ऐसा मिस्टीरियस टॉपिक है जो अक्सर बात तो होता है लेकिन लोग समझते कम हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि ब्लैक होल इज सुपर मासिव बॉडी हैविंग सो मच ग्रेविटी दैट नथिंग इवन लाइट कैन नॉट बी escaped एंड व्हाइट होल इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट, है ना। व्हाइट होल बहुत ही अनस्टेबल भी होता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल और व्हाइट होल है क्या। एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि मैं इस बॉल को, आप देख रहे हैं बॉल को, यदि मैं यहां से फेंकूं, धीरे से फेंकूं ऐसे, देखिए यहां तक गया, और तेज फेंकता तो और ऊपर जाता, और तेज फेंकता तो और ऊपर जाता, और तेज फेंकता तो और ऊपर जाता। हो सकता है कि आप देख नहीं रहे होंगे, ठीक वैसे ही आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये ऊपर चला जा रहा है। वैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि ये लौट के नहीं आएगा। अब मैं कहूँगा कि धीरे से फेंक रहा हूँ तो यहीं पे आ रहा है। क्यों लौट आ रहा है? ग्रेविटी के कारण। अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, खींचती है चीज़ों को। थोड़ा और तेज फेंकूंगा तो ऊपर और जाएगा पर रुक जाएगा रिटार्ड होके और फिर लौट आएगा। और तेज फेंकूंगा तो और ऊपर जाएगा पर रिटार्ड होके जीरो होके वेलोसिटी फिर लौट आएगा। आपको नहीं लगता है कि और तेज करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इतना दूर चला जाएगा कि ग्रेविटी इसको खींच नहीं पाएगी। जीरो होते होते इतना दूर चला जाएगा कि ग्रेविटी का प्रभाव ही नहीं रहेगा, मतलब अर्थ के फील्ड से बाहर चला जाएगा, जिसे इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। और इसका इसके इसके वेलोसिटी है कितना बताओ? अर्थ का पढ़े भी होगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यदि इसको फेंका जाए या कोई फायर करे, कोई चीज बुलेट, और इतनी स्पीड से फायर करे कि 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर किया जाए कोई चीज, और एयर रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर न करें, तो ऐसा इतना दूर चला जाएगा कि फिर वो लौट के नहीं आएगा। दिस इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग उतना ही मास, अच्छा ये एस्केप वेलोसिटी v एस्केप, यदि मैं कहूं कि v एस्केप कितना है, यदि बात करूं मैं, तो v एस्केप कितना होता है? √2gm/r होता है। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखेंगे, मास ऑफ अर्थ रखेंगे, रेडियस रखेंगे, और इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा इमेजिन करो कि अर्थ को छोटा कर देते हैं, अर्थ को और छोटा। ये रहा अर्थ, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। अब मान लो तुम यहां पे हो तो 11.2 किलो कोई चीज फेंका जाए तो ये लौट के ना आए, कोई बॉल जो भी दिखा रहा था वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहां से और ज्यादा होगा, 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 यहां से और ज्यादा होगा। इतना ज्यादा होगा ये, इतना ज्यादा होगा ये कि ये लाइट भी, जो फोटोन लाइट की स्पीड होती है 3 पॉइंट रफली, वैसे 2.99 समथिंग ऐसे होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और कहाँ स्पीड ऑफ लाइट
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यदि अर्थ को कंप्रेस किया जाए, मास उतना ही हो, अर्थ का मास उतना ही हो और रेडियस को कम किया जाए, तो देखो g कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, तो इसके वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। रेडियस कम करते चले जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी, रेडियस कम करते जाए। तो इसका मतलब यदि अर्थ को हम कितने में पैक कर दें, इतने में पैक कर दें, इतने एक छोटे से बॉल में, देखो मेरा हाथ देखो, इतने में पूरे अर्थ के मास को इतने में पैक कर दें, क्योंकि रेडियस उतना ही आता है, 1 इंच के अबाउट आता है, तो अर्थ, उस अर्थ से लाइट भी स्केप नहीं कर सकता, इतनी ग्रेविटी ज्यादा होगी। इवन लाइट कैन नॉट बी स्केप्ड फ्रॉम दैट सरफेस ऑफ दैट बॉडी, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए, सुपर मासिव सच लेवल का होने के लिए 1 इंच वाले रेडियस में पूरे अर्थ को पैक करना होगा, तब जाके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी अर्थ, और तब जाके यहाँ पे सी भी, स्पीड ऑफ लाइट भी स्केप नहीं कर पाएगी। यही ब्लैक होल की थ्योरी है, और हम लोग आइडेंटिफाई फिर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ब्लैक होल का मतलब कुछ ब्लैक चीज नहीं है, कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्लैक बस इसलिए है क्योंकि वहां से लाइट आ ही नहीं सकती, या फिर वहां से लाइट जा ही नहीं सकती। यदि लाइट चली जाए तो फिर आएगी नहीं, है ना, रिफ्लेक्ट होके, या फिर लाइट वहां से स्केप करने की कोशिश करे तो स्केप नहीं हो सकता, बस इसीलिए। अच्छा, जब तक लाइट वहां से आएगी नहीं, मतलब ब्लैक होल से लाइट बाहर नहीं जाएगी, तब तक हम लोग उसको, किसी चीज को देख नहीं सकते, तो वो हमें ब्लैक ही दिखेगा, नहीं तो ब्लैक होता नहीं इस तरह के। हालांकि जहाँ पे लाइट नहीं उसे ही ब्लैक कहते हैं, जबकि वहाँ पे लाइट है पर हमारे पास नहीं आ रही है, इसलिए ब्लैक। तो क्यों ब्लैक होल नाम पड़ा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं आपको। अच्छा हाँ, एक और बहुत कम लोग जानते हैं कि व्हाइट होल की भी बात हो रही है। व्हाइट होल इज हाइपोथेसिस टिल नाउ, अभी व्हाइट होल पाया नहीं गया है, लेकिन ब्लैक होल का इमेज आ चुका है, ब्लैक होल देखे जा चुके हैं, और इसकी खूब चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन व्हाइट होल अभी देखा नहीं गया, हाइपोथेसाइज किया गया है। क्यों हाइपोथेसाइज किया गया है? क्योंकि यदि ब्लैक होल में सारी चीज़ें जा ही रही हैं और निकल के बाहर नहीं आ रही हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे बाद में भी कि व्हाइट होल का इंपॉर्टेंस क्यों है, और फिलहाल अभी तक देखा तो नहीं गया है, दिस हाइपोथेसिस। हालांकि वैसे भी व्हाइट होल अनस्टेबल होता है। ये देखिए, नासा ने 2019 में इमेज लिया था, है ना, ब्लैक होल का फर्स्ट टाइम। ब्यूटीफुल इमेज, जो रिंग दिख रहा है आउटसाइड, जो लाइट रिवॉल्व कर रही है, जहाँ से एक्सरे इमिट होता रहता है, जिसको हमारा सेंसिटिव डिवाइस मेजर कर लेता है। तो वो ये वाला खूब हंगामा हुआ था कि फर्स्ट टाइम ब्लैक होल का इमेज आया, इस टाइप का। एनीवे, आप देख रहे होंगे ब्लैक होल मतलब कोई भी चीज़ जाती है तो सब कुछ अंदर चली जाती है। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, देखो सबको सक कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। आपके सामने है ब्लैक होल का जो फिनोमेना है, सक करने वाला, खींच लेने वाला। ओके, ये देखो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने कहा था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि स्पेस टाइम कर्व बनता है, सन के कारण स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टार जो डेंसिटी न्यूट्रॉन के बराबर होती है लगभग, तो और ज्यादा बेंड हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल इतना ज्यादा बेंड करता है कि लाइट भी वहां से स्केप नहीं कर पाती। देयर इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ सन, न्यूट्रॉन स्टार and black hole in space time relation, है ना। so ये देखिए, frequently asked questions में एक क्वेश्चन ये भी होता है, what was happen in LHC, large hadron collider, year 2012।
2012 में कहा जा रहा था कि ऐसा ब्लैक होल बनेगा यहाँ पर कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और पूरा अर्थ को निगल लेगा कि और मायावी जो कैलेंडर माया वाला कैलेंडर है उसको कहा जाता है कि उसके बाद फर्दर कैलेंडर है नहीं, आगे डेट्स नहीं है। तो लार्ज hadron कोलाइडर एक सर्न ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन सिस्टम का, तो यूरोपियन सोसाइटी का एक सर्न है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जेनेवा एक जगह है जहाँ पे 175 मीटर इनसाइड, इमेजिन 175 मीटर अंदर एक टनल बनाया गया है 27 किलोमीटर लंबा। 100 से ज्यादा कंट्रीज फंड किए क्योंकि एक भी किसी सिंगल कंट्री की बात नहीं थी। 10,000 से ज्यादा साइंटिस्ट लगे थे, दुनिया के सबसे बड़ी मशीन और सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगे थे। लार्ज hadron कोलाइडर जिसमें सिंपली छोटे छोटे दो पार्टिकल के कोलिजन, प्रोटॉन के कोलिजन को ऑब्जर्व करना था कि रियली में क्या होगा। उस समय बड़ा हंगामा हो रहा था कि अब ब्लैक होल फॉर्म होगा, वो आसपास की चीज़ों को निगलना शुरू कर देगा और बढ़ता चला जाएगा, निगलता चला जाएगा, पूरे अर्थ को निगल जाएगा। इस तरह की बात हो रही थी। वो देखिए फोटो देखिए, ये रहा वो मशीन कितनी खतरनाक है जो 2012 में एक्सपेरिमेंट हो रहा था जहाँ से हिग्स बोसॉन की बात हुई थी। कभी इस पे डिटेल हम बात करेंगे, फिलहाल आज ब्लैक होल पे चर्चा हो रहा है इसलिए 2012 वाली बात आ गई। ये देखिए किस तरीके से वो टनल से आया और ये स्ट्राइक किया दो प्रोटॉन इनसाइड दैट मशीन। ये देखिए एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेट कर रहा है। 27 किलोमीटर का लेंथ था एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर है ये। आप ये देखिए दो प्रोटॉन लड़े और किस तरीके से एनर्जी रिलीज हुई, तो भी हमें बहुत कुछ नहीं मिला था। इसको हम लोग फिर से कवर करेंगे। दुनिया में 3 तरह के ब्लैक होल्स होते हैं, प्रिमोर्डियल, स्टेलर एंड सुपरमासिव। मास ऑफ माउंटेन पैक्ड इन एटॉमिक साइज। यदि पहाड़ों को एटॉमिक साइज में पैक कर दे तो ब्लैक होल की तरह बिहेव करने लगेगा। कहा जाता है कि ये तभी बने थे जब बिग बैंग हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और शुरू में ही बहुत सारे ब्लैक होल, टाइनी ब्लैक होल्स बन गए थे उसी टाइम में जिस समय बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग के फिर से बर्थ ऑफ यूनिवर्स की बात हम लोग कभी और करेंगे, फिर से अलग अलग सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। स्टेलर 20 टाइम्स सन मास प्लेस्ड इन 20 माइल्स ऑफ डायमीटर। 20 माइल्स ऑफ डायमीटर, मान लीजिए 20 माइल्स ऑफ डायमीटर किसे कहेंगे? जो बनारस शहर है जहां से मैं बना रहा हूं, बनारस शहर वाला यदि बड़ा सा स्फीयर लिया जाए, बनारस शहर को यदि हम लोग एक बॉल की तरह मान लें, उसमें यदि 20 सन के बराबर मास, हमारा जो सन है 20 सन के बराबर मास को हम लोग पैक कर दें तो तब ये फॉर्म होता है, कोलैप्स होके बनता है स्टेलर ब्लैक होल, जिसको स्टेलर ब्लैक होल कह रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये तो शुरू में बना था, अब मुश्किल से बनता है। जनरली यही बनता है ना। कहीं भी एक स्टार बहुत सारा पैक होते होंगे, सेल्फ ग्रेविटी के कारण कंप्रेस होते होंगे, तो फॉर्म्स ड्यू टू कोलैप्स काजेस सुपरनोवा। उसको, उस फिनोमेना को सुपरनोवा कहते हैं। एक्सप्लोडिंग स्टार एक्सप्लोड किया, फिर कंप्रेस हुआ और बन गया ब्लैक होल। सुपर मासिव 1 मिलियन सन, मतलब 10 लाख सूरज जब पैक होते हैं इनसाइड ऑफ सोलर सिस्टम। एक सन में जितना सन है हमारा, उसमें 10 लाख सन यदि पैक हो जाए तो ये बनता है ब्लैक होल। और ये जितने भी गैलेक्सी हैं 100 बिलियंस गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी के सेंटर पे ये माना जाता है कि ये स्थिति है सुपर मासिव ब्लैक होल।
एनीवे ये देखिए ब्लैक होल इनसाइड जाने की बात हो रही है कि ब्लैक होल किस तरह का स्पेस टाइम कर्व को बेंड करता है, वो वाला स्पेस टाइम कर्व है। एनीवे ये देखिए जो बात हो रही थी कि वो जो मैं बताया था कि शुरू में बन गया होगा, तो वो भी वैसे ही देखिए बहुत सारे शुरू में बने हुए ब्लैक होल्स हैं, वही टाइप्स जिसकी बात कर रहा था मैं अभी। हाउ डू वी नो ब्लैक होल्स आर देयर? कहा जाता है कि हम कैसे कह सकते हैं ब्लैक होल है, जबकि वहां पे when black holes and star orbit close together, then high energy light is produced and our instrument can identify this high energy light. Sometimes black holes gravity be such is enough strong to pull off the outer gases of near star and the grow disk around itself called accretion disk. ब्लैक होल के अराउंड में लाइट ऐसे रिवॉल्व करती है, स्केप जो जाती है तो और स्केप नहीं कर पाती, जैसा कि मैं बताया था, उसे एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। और अब अच्छा देखे थे जो ब्लैक होल का इमेज बनाया था वो वही एक्रीशन डिस्क वाला ले पाया था, क्योंकि लाइट ब्लैक होल से तो आ नहीं सकती थी, तो एक्रीशन डिस्क वाले से एक्सरेज आउट हुआ होगा, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई किए होंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर जब वहाँ से लाइट आ ही नहीं सकती तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ब्लैक होल है? उसका रीज़न है जो एक्रीशन डिस्क होता है, जहाँ पे ब्लैक होल सुपर मासिव डेंसिटी टाइप की होती है, उसके बाहर में लाइट रिवॉल्व करती है पर स्केप नहीं कर पाती, लेकिन उससे थोड़ा सा आउटर में जाओगे तो एक और लेयर होता है जहाँ से एक्सरे स्केप करते हैं। तो ब्लैक होल से स्केप नहीं करेंगे पर आउटसाइड थोड़ा दूर से तो स्केप करेंगे ना लाइट, एक्सरेज, तो उसको हमारा हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लेता है। जैसे ये देखो एक चीज आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। हम लोग अर्थ पे हैं तो जो लाइट आती है वेव फॉर्म रिपल्स उसके, तो वो हम लोग रीड कर पाते हैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगा के। कैन सन बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल? अब क्या क्वेश्चन ये है कि हमारा सन क्या कभी ब्लैक होल, सन एक स्टार है, क्या हमारा सन ब्लैक होल में कभी कन्वर्ट होगा? आंसर है आफ्टर बिलियंस ईयर्स आफ्टर एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द सन इट विल बिकम अ रेड जायंट स्टार। जलते हुए एक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा प्योर रेड, जैसे अभी दिखता है वैसा नहीं। आफ्टर यूजिंग ऑल फ्यूल, जो फ्यूल अभी फिलहाल हाइड्रोजन मिलके कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम देन दैट एंड सो ऑन, चेन रिएक्शन जो चल रहा है, पूरा फ्यूल यूज करने के बाद इसकी ये चीजें, इसकी जो गैसेज होंगे थ्रोन आउट हो जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। टू इनर्शिया के कारण वो थ्रोन आउट होंगे ड्यू टू इनर्शिया एंड टर्न इनटू अ ग्लोइंग रिंग ऑफ मास कॉल्ड प्लैनेटरी नेबुला। मतलब ये हो जाएगा कि जब सारा फ्यूल यूज हो जाएगा तो फिर वो सारा फ्यूल यूज हो जाएगा तो उसके इनर्शिया के कारण उसके जो चीज़ें होंगी, गैसेस और जो पार्टिकल्स होंगे थ्रोन आउट हो जाएंगे, पर स्केप नहीं कर पाएंगे, तो बाहर एक रिंग के रूप में बने रहेंगे, ग्लोइंग रिंग डिस्क लाइक, और पूरा का पूरा सिस्टम रिंग के फॉर्म में हो जाएगा, जिसे हम लोग प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। फाइनली ऑल एवरीथिंग लेफ्ट विल बी कूलिंग टू फॉर्म व्हाइट ड्वार्फ स्टार। फाइनली वो कूल होते होते, क्योंकि अब तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, लास्ट में जब वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हीटिंग डाउन, कूलिंग शुरू हो जाएगा, हीटिंग वाला कम होने लगेगा, तो कूल होके वो ड्वार्फ स्टार में, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि उतना उसके पास मास और वो प्रोसेस नहीं होने वाला है। तो एक अच्छी ये देखिए वो प्रोसेस, ये सन है, ये बढ़ा, रेड जायंट स्टार बना, फिर उसके बाद रिंग बना, और फिर उसके बाद ये कोलैप्स होके फिर से वो प्लैनेटरी नेबुला, दिस इज कॉल्ड व्हाट, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं, जो ये बना है, ये वाला जो बना है, इसे प्लैनेटरी नेबुला बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो व्हाइट वाला दिखा, इसे बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार। एनीवे, व्हाट हैपेंस व्हेन टू ब्लैक होल्स कोलाइड? जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं तो वो
क्रिएट रिपल्स क्रिएट करते हैं स्पेस टाइम कर्व में, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं बहुत भयंकर वाला, जिसको हम लोग अपने सेंसिटिव डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाया था। मतलब रीजन भी है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका। ये देखिए, जब दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड करते हैं तो रिपल्स, देखिए इसे रिपल्स बोल रहा हूँ, स्पेस टाइम कर्व में जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो रिपल्स जैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर स्टैटिक फॉर्म में हो जाता है। तो ये दो ब्लैक होल कोलाइड कर रहे हैं। सुपरपोजिशन ऑफ ब्लैक होल्स, क्या सुपरपोजिशन है, वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो दो ब्लैक होल लड़ते हैं तो कोलाइड करते हैं, इससे भयंकर कोलिजन होता है, लेकिन फिर से क्रॉस कर जाते हैं एज इट इज, और लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उस टाइप का, हालांकि बहुत कुछ चेंजेस होता है। ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे को वेव की तरह क्रॉस किए हैं कोलिजन के नाम पर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये भी होता है, व्हाट विल हैपन व्हेन टाइनी ब्लैक होल्स इज फॉर्म्ड ऑन अर्थ। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी 10⁻18 रो न्यूट्रॉन स्टार, ध्यान से, ऑर्डर 10⁻18 kg पर मीटर क्यूब। रो न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस 10⁻17 2.79 या 7 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब रो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्डर कितना 10⁻21। रो ऑफ ब्लैक होल अलग से लिख देता हूं, रो ऑफ ब्लैक होल, और व्हाट इज ऑर्डर 10⁻19। क्वेश्चन ये है कि क्या एटम का न्यूक्लियस ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा? नो, उतना डेंसिटी नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार थोड़ा सा कम है, नो। ब्लैक होल का 10⁻19 है, लेकिन सरप्राइजिंगली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोटॉन का 10⁻18 ही होता है लगभग, है ना, 10⁻18। वो भी ब्लैक होल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऑन एन एवरेज डेंसिटी 10⁻21 kg पर मीटर क्यूब है, kg पर मीटर क्यूब। अब दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रॉन को टाइनी ब्लैक होल की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा है जो अर्थ को पूरा निगल ले। मैं मैटर से बना हूं, मैटर मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। माना एटम का न्यूक्लियस ब्लैक होल की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो करना चाहिए। इसका मतलब मेरे अंदर बहुत सारे ब्लैक होल्स माने जाने चाहिए, 10⁻23 के ऑर्डर के ब्लैक होल्स होने चाहिए मेरे अंदर। और मेरे ही अंदर क्यों, आपके अंदर भी होने चाहिए, पूरे अर्थ के अंदर होने चाहिए, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लैक होल्स होने चाहिए। लेकिन सच ये है, कितनी अच्छी बात है कि जो टर्म्स कंडीशन है चार्ज मास रिलेशन और एंगुलर मोमेंटम वाला ब्लैक होल के लिए वो फुलफिल नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन ब्लैक होल की तरह बिहेव नहीं करता। यही रीजन है। तो क्या टाइनी ब्लैक होल यदि फॉर्म हो जाए, अभी तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिहेव नहीं करेगा, यदि टाइनी ब्लैक होल फॉर्म हो जाए अर्थ पर, जैसा कि 2012 में बात हो रही थी कि प्रोटॉन लड़ेंगे, ब्लैक होल बन जाएगा और पूरे अर्थ को निगल जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसा कि मैं मशीन दिखाया था। तो आपको ये सरप्राइज होगा ये देख के, ये देखिए कैसे अर्थ को निगल रहा है, टाइनी ब्लैक होल अर्थ को कैसे निगलता जा रहा है, यू कैन सी इजीली। ये है स्थिति, अर्थ को पूरा खा जाएगा। अभी अच्छा है कि अभी ऐसा टाइनी ब्लैक होल बना नहीं है, और ना ही ऐसा लग रहा है कि बनेगा कभी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, हाउ विल ब्लैक होल अफेक्ट आवर अर्थ व्हेन इट विल बी क्लोज टू इट। यदि
ब्लैक होल कहीं से सभी रिवॉल्व कर रहे हैं। ब्लैक होल यदि हमारे अर्थ के पास आ जाएगा तो क्या होगा? तो देखो ये हमारा अर्थ है और ये ब्लैक होल है, ये इसके सारे मास को सक कर लेगा, खींच लेगा, हम भी चले जाएंगे। ये देखो ये ब्लैक होल है और ये हमारा अर्थ है, ये खींच रहा है, ऐसा खींचेगा कि सारा मास अपने अंदर ले लेगा, पूरे अर्थ को निगल जाएगा ये, और कोई भी बच नहीं पाएगा यदि ऐसा हुआ तो। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में है कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू फॉल इनटू ब्लैक होल। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि ब्लैक होल के पास जाओगे तो यहाँ पे पैर के पास इतना ज़्यादा ग्रेविटी होगी और यहाँ पे बहुत कम होगी, ज़्यादा होगी तो भी रिलेटिवली, और इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है कि पैर ज़्यादा जल्दी खिंचा जाएगा और ये अभी धीरे धीरे खिंचाएगा, मतलब रिलेटिवली, और स्थिति बड़ी खराब होगी। इसका मतलब जैसे ही कोई चीज़ ऑब्जेक्ट या आप जाएंगे उसके अंदर तो पैर क्योंकि पहले पहुंच रहा होगा, और इतना ज़्यादा ग्रेविटी का डिफरेंस जैसे अर्थ पे है कि अभी अभी ग्रेविटी का डिफरेंस ऊपर नीचे नहीं है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कम स्पेस में ही इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा कि पैर खिंचा चुका होगा कई किलोमीटर अंदर, और हमारा सिर इधर ही रह जाएगा यदि हम इलास्टिक बॉडी हुए तो, नहीं तो तोड़ ताड़ के हर पार्टिकल को खींच लेगा वो बिफोर गोइंग दिस हेड इनटू द ब्लैक होल। ये देखिए स्थिति, यदि आदमी नीचे जाएगा तो ये पैर इसका खिंचा जाएगा पहले ही, इससे तो कम ही खिंचा हुआ दिखा रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं तो ज़्यादा खिंचा, कई किलोमीटर तक खिंचा जाएगा वो, या फिर तोड़ ताड़ के लेके चला जाएगा, बच नहीं पाएंगे, एक एक पार्टिकल को खींच लेगा। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होता है डज ब्लैक होल सक स्टार, क्या स्टार यदि पास में हो तो ब्लैक होल पूरे स्टार को निगल जाएगा? यस। हाउ? ये देखो ब्लैक होल बगल में स्टार है, स्टार के सारे मास को खींच लिया, पूरा निगल गया, पूरा खा गया, ये चट कर गया ये, क्योंकि इतनी ग्रेविटी इसके पास होती है कि वो खींच लेता है और एक्रीशन डिस्क बनता है, जैसा कि मैं आपको बताया था। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज अकर्स गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द ब्लैक होल। जब हम ब्लैक होल, यदि ब्लैक होल कहीं पर है तो इधर क्या होता है उधर क्या होता है हम लोग कैसे समझेंगे? ब्लैक होल एक साइड से समझ में आ रहा है जो इमेज लिया गया था, उसके पीछे क्या है ब्लैक होल के तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये देखिए फिर से वही ब्लैक होल का ऐसा लग रहा है कि स्पेस टाइम कर्व है, तो यदि अंदर से ब्लैक होल को देखा जाए तो इस तरह का दिखेगा, चीजें आती हुई जो खिंचा रही होंगी, चीजें आती हुई ऐसे दिखेंगी फ्रॉम इनसाइड। ब्लैक होल साफ है कि ब्लैक होल यदि कहीं से खींच रहा होगा तो वर्म होल के, जिसे हम लोग टाइम ट्रेवल की भी बात करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल, वर्म होल के थ्रू, तो जरूर वाइट होल होगा जहां से चीजें निकल रही होंगी। मतलब ये कि ब्लैक होल से यदि कोई चीज बाहर नहीं जा सकती तो वाइट होल से चीजें अंदर, बल्कि अंदर नहीं जा सकती बल्कि बाहर ही जाएंगी। ये देखो बाहर ही जाएंगी, इसका मतलब साफ है, दिस कंप्लीमेंट्री लाइक कि यहाँ पे चीजें अंदर चीजें जा रही हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो वाइट होल से केवल बाहर ही जाएंगी, अंदर नहीं आ सकती। ये कंप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है, अभी तक वाइट होल नहीं देखा गया है और इसलिए हाइपोथेसाइज किया गया है, क्योंकि दुनिया में कंप्लीमेंट्री पार्ट हर चीज़ के होते हैं, मेल फीमेल होता है, डे नाइट होता है, हेड टेल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मास एंटी मास, पार्टिकल एंटी पार्टिकल होते हैं, हर चीज़ का एंटी होता है। तो ब्लैक होल का बड़ा भला एंटी क्यों ना हो, उल्टा क्यों ना हो, है ना? तो एनीवे सो उसी का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल अभी तक तो व्हाइट होल मिला नहीं है। ये देखिए अभी भी यदि यहाँ से ब्लैक होल माना जाए स्पेस टाइम कर्व के लिए, तो यदि अंदर जा रहा होगा दिस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, यदि यहाँ से अंदर जा रहा होगा तो जरूर यहाँ से व्हाइट होल से निकल रहा होगा, फिर से कहीं से आके अंदर जा रहा होगा तो व्हाइट होल से निकल जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल लाइक, कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यदि इस तरह का अप्रोच हुआ ब्लैक होल व्हाइट होल का, यदि यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के थ्रू दिस अ पैसेज, तो ये है ब्लैक होल, तो नीचे है व्हाइट होल, यहाँ पे दिखा रहा है किस तरह से बेंडिंग और कर्व हो रहा होगा स्पेस टाइम।
यदि हम लोग व्हाइट होल के बाहर देखें तो चीजें बाहर आती हुई नजर आएंगी, ब्लैक होल में जाती हुई नजर आती हैं तो व्हाइट होल से बाहर नजर आती हो रही होंगी, फिलहाल देखा नहीं गया है। ये देखिए ब्लैक होल से इवेंट होराइजन, नथिंग आउट, सब कुछ इन, और यहाँ पे नथिंग इन, दिस इवेंट होराइजन अगेन, नथिंग इन, एवरीथिंग इज आउट। दिस ब्लैक होल इज a complementary part of white hole is a complementary part of black hole। अभी तक खोजा नहीं गया है। सो हमें लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, ब्लैक होल को डिटेल में समझ गए होंगे। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में मैं कुछ और लेके आऊँगा, इसी के हिस्सा होगा, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। वार्म होल, LHC, हिग्स बोसॉन, स्पेस टाइम कर्व, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूट्रॉन स्टार, है ना, ड्वार्फ स्टार, नेबुला। सो मतलब इतने टॉपिक्स को, ताकि हम लोग अपने यूनिवर्स को, अपने अर्थ को, बर्थ ऑफ अर्थ को, बर्थ ऑफ मून को, और अपने इर्द गिर्द हो रही चीज़ों को समझ पाएं। ओके, चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।